हेलो दोस्तों, नमस्कार। शारीरिक शिक्षा टीईटी पीजीटी के क्लास में आपका स्वागत है। और ये जो प्रैक्टिस सेट है, ये इसमें करीब आपके 100 क्वेश्चन होंगे। और इसमें आपका जितने भी गेम हैं उसके बारे में सारे क्वेश्चन मिलेंगे आपके, फील्ड और ट्रैक वाले। ठीक है, यानी एथलेटिक्स से संबंधित इसमें क्वेश्चन मिलेंगे। और जो भी टीईटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं वो अपने आप को चेक भी कर सकते हैं कि उनको कितनी उनकी तैयारी है। या फिर कोई भी परीक्षा आप देना चाहते हैं तो इससे संबंधित आपके क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछे जाएंगे, चाहे पीटीआई राजस्थान हो या मध्य प्रदेश का हो। भारत में कहीं भी फिजिकल एजुकेशन की कोई भी आपकी परीक्षा है उसमें इससे संबंधित क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। ठीक है, देखिए शुरू करते हैं हम। पहला क्वेश्चन है, खेलों की कौन से खेल को खेलों की रानी कहा जाता है? कौन से खेल को खेलों की रानी कहा जाता है? पहला क्वेश्चन है तैराकी, एथलेटिक्स, दूसरा है जिम्नास्टिक, तीसरा है आपका फुटबॉल। तो खेलों की जो रानी है वो कहा जाता है आपका एथलेटिक्स को। एथलेटिक्स को जो है खेलों की रानी कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला है आपका दूसरा क्वेश्चन है, क्या दिया है दूसरा क्वेश्चन? एथलेटिक्स स्पर्धाओं का एक अन्य नाम क्या है? एथलेटिक्स स्पर्धाओं को दूसरा किस नाम से पुकारा जाता है? ए में दिया है धावन कला, बी में दिया है खेल कूद, सी में दिया है जिम्नास्टिक, डी में दिया है ट्रैक एंड फील्ड। तो एथलेटिक्स को ट्रैक एंड फील्ड यानी डी आपका विकल्प सही होगा, ट्रैक एंड फील्ड के नाम से भी आपका जाना जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला है आपका 12वीं शताब्दी में किस देश ने ट्रैक एंड फील्ड का नाम बदलकर एथलेटिक्स रख दिया? 12वीं शताब्दी में किस देश ने ट्रैक एंड फील्ड का नाम बदलकर एथलेटिक्स रख दिया? इंग्लैंड ने, जर्मनी ने, यूनान ने या फ्रांस ने? तो किसने नाम चेंज किया था? ये नाम किया था इंग्लैंड ने। इंग्लैंड ने इसका नाम बदलकर क्या कर दिया था? ट्रैक एंड फील्ड का नाम बदलकर क्या किया था? आपका एथलेटिक्स रखा था। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए। आधुनिक ओलंपिक में एथलेटिक्स को कब शामिल किया गया? आधुनिक ओलंपिक में एथलेटिक्स को कब शामिल किया गया था? 1896 एथेंस से, या बी दिया है 1900 पेरिस से, सी विकल्प दिया है आपका 1920 एट पर्व से, या डी दिया है 1928 एम्स्टर्डम से। तो कौन सा विकल्प इसका सही होगा? चौथे का विकल्प होगा पहला सही। यानी एथलेटिक्स को आपका 1896 पहले एथेंस ओलंपिक से ही, आधुनिक ओलंपिक एथेंस से ही इसे शामिल कर लिया गया था ओलंपिक में। अगला क्वेश्चन है आपका, महिलाओं को किस वर्ष ओलंपिक की एथलेटिक्स स्पर्धाओं में भाग लेने की अनुमति मिली? महिलाओं को किस वर्ष ओलंपिक की एथलेटिक्स स्पर्धाओं में भाग लेने की अनुमति मिली? कब मिली थी? 1900 पेरिस में, 1996 एथेंस से, 1936 बर्लिन से, 1928 एम्स्टर्डम से। तो महिलाओं के लिए एथलेटिक्स में स्पर्धाओं में भाग लेने की जो अनुमति मिली है वो मिली है आपकी 1928 एम्स्टर्डम से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला है आपका, अंतर्राष्ट्रीय एमेच्योर एथलेटिक्स फेडरेशन IAAF का गठन कब हुआ? अंतर्राष्ट्रीय एमेच्योर एथलेटिक्स फेडरेशन IAAF का गठन कब हुआ था? 1904 में, 1908 में, 1912 या 1916? तो इसका गठन कब हुआ है? इसका जो गठन हुआ है वो हुआ है आपका छठे का होगा सी वाला, यानी 1912 में इसका गठन हुआ था। और अगर इसका मुख्यालय पूछ लिया जाए तो इसका मुख्यालय कहाँ पर है? लंदन में है। कहाँ पर? लंदन में इसका मुख्यालय है। ठीक है, अगला देखिए। अगला क्वेश्चन है, समानता धावक पथ ट्रैक कितने प्रकार के होते हैं? समानता धावक पथ ट्रैक कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, 200 और 400 मीटर, 3 प्रकार के, 4 प्रकार के या 5 प्रकार के? तो धावन पथ जो पूछा जा रहा है वो कितने? 2 प्रकार के होते हैं, 200 व 400 मीटर ट्रैक। ठीक है, अगला देखिए। अगला क्वेश्चन है, प्रमाणिक धावन पथ कितने मीटर का होता है? प्रमाणिक धावन पथ पूछा जा रहा है कितने मीटर का होता है? 200 मीटर का, 400 मीटर का या 500 मीटर का या 800 मीटर का? तो प्रमाणिक धावन पथ जो होता है वो होता है आपको कितने का? 400 मीटर का। धावन पथ में कुल कितने गलियारे होते हैं? धावन पथ में गलियारों की संख्या कितनी होती है? धावन पथ की बात हो रही है।
यानी इस तरह से अगर आप ट्रैक बना रहे हैं ये, तो ये गलियों की संख्या कितनी होती है ट्रैक में, इस गलियों की संख्या की बात हो रही है दोनों साइड पे, ठीक है। जिसमें धावन पर जो दौड़ता है उसमें आधा ट्रैक में जो गलियारे होते हैं वो कितने होते हैं, इसकी बात चल रही है, ठीक। ऐसे इस तरह से दोनों साइड पे क्या है, कर्व बनता जाता है, ठीक। इस तरह से कर्व बनेगा, ऐसे ही यहाँ पर आपका कर्व बनता जाएगा दोनों साइड पे, ठीक है। ऐसे इस तरह से आपका जो है ट्रैक का निर्माण हो जाता है, ठीक। इस तरह से ट्रैक का निर्माण हो जाता है। तो आपकी किसकी बात करें, जो ये लाइनें हैं जिसमें खिलाड़ी दौड़ते हैं, ये मानक लाइन, ये लाइनें, ये लाइनें, कितनी लाइनें होंगी जिसमें खिलाड़ी दौड़ता है, तो उसकी बात हो रही है, उसके बारे में पूछा जा रहा है। तो कितनी होंगी, 6 से 8 होंगी, 8 से 10 होंगी, या सी विकल्प दिया 10 से 12 या 11 से 13। तो आदर्श ट्रैक जो होगा उसमें 6 से लेकर 8 लाइनें तक होती हैं, कितनी, 6 या 8 लाइनें होती हैं। नंबर का कौन सा होगा, आपका ए वाला विकल्प सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है धावन पथ ट्रैक के एक गलियारे की चौड़ाई कितनी होती है। धावन पथ के एक गलियारे की चौड़ाई कितनी होती है, कितनी होगी, 1 मीटर होगी, 1.50 मीटर होगी, 1.11 मीटर होगी, 1.22 मीटर होगी। तो इसकी जो होगी आपकी आपकी कितनी होगी इसमें, इसकी जो चौड़ाई होगी वो होगी आपकी डी, यानी कितनी होती है, 1.22 मीटर, ठीक है। यानी जो ट्रैक होता है, ट्रैक, ये ट्रैक होगा जैसे, तो इस लाइन की दूरी जिसमें खिलाड़ी दौड़ रहा है, इस लाइन की चौड़ाई की बात हो रही है, इसमें जिसमें खिलाड़ी दौड़ता है उसकी चौड़ाई की बात हो रही है, कितनी होती है, 1.22 मीटर होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है धावन पथ का निर्माण सदैव करना चाहिए। धावन पथ का जो निर्माण है वो कैसे करना चाहिए, ट्रैक का निर्माण किस तरह से करेंगे, उत्तर दक्षिण में, या दक्षिण उत्तर में, या पूर्व पश्चिम में, या पश्चिम पूर्व में। तो ट्रैक हमेशा जो बनता है वो बनता है उत्तर और दक्षिण दिशा में। हमेशा ट्रैक कैसा बनेगा, ट्रैक जो बनेगा वो उत्तर और दक्षिण दिशा में ही बनेगा। यानी ट्रैक कैसा बनेगा, ये ऐसे, ठीक है। यानी उत्तर दिशा इधर होगी, ठीक, और इधर दक्षिण दिशा होनी चाहिए, जिधर खिलाड़ी जो है ट्रैक को आप बनाएंगे, ठीक। इधर उत्तर होगा और इधर दक्षिण होगा, ठीक है। इस तरह से ट्रैक बना के निर्माण किया जाएगा, इधर पूरा होगा और इधर पश्चिम होना चाहिए, ठीक है। अगला देखिए, अगला है धावन पथ का कुल स्टैगर निकालने का सूत्र। धावन पथ के कुल स्टैगर निकालने का सूत्र होता है कितना, आपका देखिए ब्रैकेट में, बड़ी ब्रैकेट में W है, छोटी ब्रैकेट के n-1 ब्रैकेट बंद माइनस 10 सेंटीमीटर, ब्रैकेट बड़ी ब्रैकेट बंद गुणे 2r। कौन सा होगा इसमें, बी में दिया है W बड़ी ब्रैकेट में n-1 प्लस 10 सेंटीमीटर छोटे ब्रैकेट बंद, फिर बड़ी ब्रैकेट गुणे 2 पाई। उसके बाद सी में दिया है W बड़ी ब्रैकेट के अंदर फिर n+1 छोटी ब्रैकेट में माइनस 10 सेंटीमीटर फिर गुणे 2r। अगला देखिए, अगला है आपका, अगले दिया WN+1 माइनस 10 सेंटीमीटर गुणे 2r। तो इसका जो आंसर होगा 12वें का, तो 12वें का आंसर कौन सा होगा, पहला होगा। जो सूत्र होता है स्टैगर निकालने का वो पहला वाला होता है, WN-1 माइनस 10 सेंटीमीटर गुणे 2r, ठीक है। ये वाला आपका विकल्प सही होगा। अगला देखिए, अगला है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्टीपल चेंज में कितने मीटर की दौड़ होती है। अंतर्राष्ट्रीय स्टीपल चेंज में कितने मीटर की दौड़ होती है, 2000 मीटर की, 3000, 5000 या 32000। 13 का कौन सा होगा, 13 का जो क्वेश्चन होगा वो होगा आपका बी, कितनी स्टीपल चेंज की जो दौड़ होती है वो 3000 मीटर होती है, ठीक है, 3000 मीटर। अगला देखिए, स्टीपल चेंज में कितनी बाधाएं होती हैं। अब बाधाएं पूछ ली जाती, कितनी स्टीपल चेंज में कितनी बाधाएं होती हैं। तो स्टीपल चेंज में 22 होंगी, 10 होंगी, 7 होंगी या 28 होंगी। 14वें का कौन सा होगा, इसमें कुल 28 बाधाएं होती हैं। और इसमें जल अगर पूछ ली जाए, जल बाधाएं कितनी होती है, तो 7 इसमें जल बाधाएं होती हैं। कितनी, 7 जो हैं वो जल बाधाएं होती हैं, ठीक है। अगला देखिए, स्टीपल चेंज में कितनी जल कुदानें होती हैं। इसमें दे दिया आपको कितनी जल कुदानें होती हैं, 10 होती हैं, 7 होती हैं, 14 होती हैं या 4 होती हैं।
15 का जो होगा वो कौन सी होती हैं, 7 जो है जल कुदानें होती हैं स्टीपल चेंज में। अगला क्वेश्चन देखिए, स्टीपल चेंज दौड़ में बाधाओं की कुल वजन कितना होता है। स्टीपल चेंज दौड़ में बाधाओं का कुल वजन कितना होता है, बाधाओं का वजन कितना होता है। 80 से 100 किलोग्राम होता है, 100 से 120 किलोग्राम होता है, 60 से 80 किलोग्राम होता है, या डी में दिया है 120 से लेकर के 150 किलोग्राम होता है। तो 16वें का जो आंसर होगा वो होगा आपका ए वाला। कितना होता है, 80 किलो से लेकर के 100 किलोग्राम तक बाधाओं का वजन होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, स्टीपल चेंज दौड़ में हर चक्कर में कितना कौन सी कुदान जल कुदान होती है। स्टीपल चेंज दौड़ में हर चक्कर में कौन सी कुदान जल कुदान होती है। दूसरी होगी, चौथी होगी, सातवीं होगी या पाँचवीं होगी। तो हर चौथी दौड़ जो है वो कौन सी होगी, जल कुदान होती है। सातवीं का कौन सा होगा, और 17वें का जो है वो है आपका बी, चौथी जल कुदान होती है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है, स्टीपल चेंज में जल बाधा की लंबाई तथा ऊंचाई कितनी होती है। स्टीपल चेंज में जल बाधा की लंबाई तथा ऊंचाई कितनी होती है। 12 गुणा 3 मीटर, 10 गुणे 4 मीटर, 12 गुणे 4 फुट या 10 गुणे 3 फुट कितनी होगी। स्टीपल चेंज में जल बाधा की लंबाई और चौड़ाई की बात हो रही है। तो 18 का आपका होगा कौन सा, 12 गुणा 3, 12 गुणा 3 फुट का आपका जो है जल बाधा की लंबाई और ऊंचाई होती है। अगला क्वेश्चन है आपका, मैराथन दौड़ में लंबाई कितने मीटर होती है। मैराथन दौड़ की लंबाई कितनी मीटर होती है, मैराथन की दौड़ पूछी जा रही है। ए विकल्प दिया है आपका 42.195 मीटर, बी दिया है 42.185 मीटर, सी में दिया है 45.195 मीटर, और डी दिया है 45.180 किमी। मतलब मीटर नहीं, किमी की बात हो रही है, सभी में किमी है लगा हुआ। ठीक है, तो किलोमीटर की बात हो रही है इसमें। तो आपका जो मैराथन की जो दौड़ होगी वो 42.195 किलोमीटर की होती है। ठीक है, अगला देखिए, अगला है, मैराथन दौड़ की लंबाई मीलों में कितनी होती है। मीलों में आप पूछी जा रही कितनी होती है। ए विकल्प दिया है आपका 22 मील गुणे 185 गज, बी विकल्प दिया है 24 मील 285 गज, या और सी में दिया है 25 मील 185 गज, डी में दिया है 26 मील 385 गज। तो मैराथन की अगर मीलों में लंबाई पूछी जाएगी तो होती है कितनी, 26 मील 385 गज होती है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए 21वां, मैराथन दौड़ में पहला अल्पाहार केंद्र कितनी दूरी पर होता है। मैराथन दौड़ में पहला अल्पाहार केंद्र कितनी दूरी पर होता है। कितनी दूरी पर होगा, 4 किमी पर, 7 किमी पर, 11 किमी पर या 15 किलोमीटर पर। ठीक है, तो पहला जो अल्पाहार होता है वो होता है आपका कितनी, 11 किलोमीटर की दूरी पर होता है अल्पाहार। ठीक, कितना होगा 21 का, सी वाला। 21 का जो होगा वो सी होगा। पुरुषों की बाधा दौड़ कौन कौन सी है। पुरुषों की बाधा दौड़ कौन सी, पुरुषों की बाधा दौड़ की बात हो गई। 110 मीटर 400 मीटर, 100 मीटर 400 मीटर, 110 मीटर 100 मीटर और 100 मीटर, 110 मीटर और 400 मीटर। तो पुरुषों की बाधा दौड़ की बात हो रही है। 22वें का जो आंसर होगा वो होगा आपका कौन सा, ए सही होगा। 110 मीटर और 400 मीटर की जो दौड़ है वो पुरुषों की बाधा दौड़ होती है। महिलाओं की बाधा दौड़ कौन सी होती है। महिलाओं की बाधा दौड़ की बात आ रही है। अब महिलाओं की कितनी होगी, ए विकल्प दिया है 110 मीटर से 400 मीटर, बी में दिया है 100 मीटर 400 मीटर, सी दिया है 100 मीटर 110 मीटर, और डी दिया है 100 मीटर 110 और 400 मीटर। तो महिलाओं के लिए बाधा दौड़ जो होती है आपका विकल्प बी सही होगा। 100 मीटर और 400 मीटर बाधा दौड़ होती है, 23 का बी सही होगा। ठीक है, 100 मीटर की और 400 मीटर की बाधा दौड़ महिलाओं के लिए कराई जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, बाधा दौड़ में प्रत्येक धावक को कितनी बाधाएं पार करनी होती हैं। बाधा दौड़ में प्रत्येक धावक को कितनी बाधाएं पार करनी होती हैं, 7, 8, 9 या 10। बाधा दौड़ में प्रत्येक धावक को कितनी बाधाएं पार करनी होती हैं, 7, 8, 9 या 10। तो बाधा दौड़ में जो बाधाओं की संख्या होती है वो होती कितनी आपकी, 10 होती है। कितनी होती है, 10। ठीक है, 24 का कौन सा होगा आपका, डी होगा विकल्प। ठीक, अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है
शुरू से अंत तक अपनी लेन में दौड़ी जाने वाली दौड़ कौन सी है? शुरू से लेकर अंत तक आप अपनी लाइन में ही बने रहेंगे, दूसरी लाइन में नहीं दौड़ना है। कौन सी होगी? 200 मीटर से लेकर सभी, 400 मीटर से कम सभी, और 800 मीटर से कम सभी, और आपकी डी में दिया है 1500 मीटर से कम की सभी। तो आपका जो आंसर होगा 25 का वो होगा सी, 800 मीटर से कम सभी दौड़े जो है अपनी लाइन में ही दौड़ी जाती हैं। ठीक है, अगर दूसरे की लाइन में जा रहे हो तो वो फॉल माना जाएगा। अगला देखिए 26वां, पुरुषों की 110 मीटर बाधा दौड़ में बाधा की ऊंचाई कितनी होती है? बाधा की ऊंचाई पूछी जा रही है। 110 मीटर बाधा दौड़ में बाधा की ऊंचाई कितनी होगी? तो 83.7 सेंटीमीटर से 84.3 सेंटीमीटर, 91.1 से 91.7 सेंटीमीटर, 94.8 से 95.6 सेंटीमीटर, या 106.4 से 107 सेंटीमीटर। तो 26 में का जो आंसर होगा आपका वो होगा आपका कौन सा? डी वाला। 26 में का आंसर कौन सा है? डी, 106.4 से 107 सेंटीमीटर जो है आपका क्या होता है? बाधा 110 मीटर बाधा की ऊंचाई होती है, 110 मीटर बाधा की ऊंचाई। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए 27वां, पुरुषों की 400 मीटर बाधा दौड़ में बाधा की ऊंचाई कितनी होती है? पुरुषों की 400 मीटर बाधा दौड़ में बाधा की ऊंचाई पुरुषों के लिए कितनी होगी? तो पहला विकल्प दिया है 83.7 से 84.3 सेंटीमीटर, बी विकल्प दिया है 87.3 से 89.7 सेंटीमीटर, सी दिया है 91.1 से 91.7 सेंटीमीटर, डी दिया है 94.6 से 96.4 सेंटीमीटर। तो पुरुषों की बात हो रही है, तो पुरुषों के लिए कितनी होगी? 27 में का कौन सा विकल्प सही होगा? तो 27 का जो विकल्प होगा वो होगा सी, 91.1 से 91.7 सेंटीमीटर जो है पुरुषों के लिए बाधा की ऊंचाई होती है। अगला देखिए, अगला है 28वां क्वेश्चन है, महिलाओं की 400 मीटर बाधा दौड़ में बाधाओं की ऊंचाई कितनी होती है? महिलाओं के लिए बाधा की ऊंचाई 76.2 सेंटीमीटर, बी दिया 81.3 सेंटीमीटर, सी दिया 84.6 सेंटीमीटर, और डी दिया है 87.3 सेंटीमीटर। तो 28 का कौन सा होगा? महिलाओं की बाधा दौड़ 400 मीटर में जो महिलाओं के लिए होगा कितनी होती है? 28 में का जो होगा वो होगा ए, कितनी होती है? 76.2 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है रिले रेस में बेटन का भार कितना होता है? रिले रेस में बेटन का भार कितना होता है? 30, ए विकल्प दिया है 30 ग्राम, बी दिया है 50 ग्राम, सी दिया है आपका 70 ग्राम, और डी दिया है आपका 100 ग्राम। तो रिले रेस में जो बेटन लेकर के खिलाड़ी दौड़ता है उसमें 50 ग्राम जो है बेटन का भार होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, रिले रेस में बेटन की लंबाई कितनी होती है? बेटन की लंबाई की बात हो रही है जिसको खिलाड़ी पकड़ के दौड़ता है। ए विकल्प दिया है 25 से 28 सेंटीमीटर, बी दिया 28 से 30 सेंटीमीटर, सी दिया 30 से 32 सेंटीमीटर, और डी दिया है 35 से 37 सेंटीमीटर। तो 30 में का कौन सा होगा? तो 30 का जो विकल्प होगा वो कितना होगा? 30 में का कौन सा होगा? तो 30 में का होगा आपका बी, 28 से लेकर 30 सेंटीमीटर की आपकी लंबाई होती है बेटन की। अब बेटन की पर्दी पूछी जा रही है। बेटन की पर्दी लगभग कितनी मीटर होती है, कितनी होनी चाहिए बेटन की पर्दी? तो ए में दिया है 9 सेंटीमीटर, बी में दिया 10 सेंटीमीटर, सी में दिया 12, और डी में दिया 13। बेटन की पर्दी की बात हो रही है, तो बेटन की पर्दी होती है 12 सेंटीमीटर की। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है आपका 400 मीटर बाधा दौड़ में प्रथम बाधा कितनी दूरी पर होती है? 400 मीटर में बाधा दौड़ में प्रथम बाधा कितनी दूरी पर होती है? 30 मीटर पर, 35 मीटर पर, 40 मीटर पर, या 45 मीटर? 400 मीटर बाधा दौड़ में प्रथम बाधा कितनी दूरी पर होती है? तो 32 का जो आंसर होगा वो होगा डी आपका, 45 मीटर की दूरी पर होती है पहली बाधा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है
33वां 400 मीटर की बाधा दौड़ में अंतिम बाधा की अंतिम रेखा से दूरी क्या है? अंतिम बाधा की अंत रेखा से दूरी कितनी होगी 400 मीटर में? 30 मीटर होगी, 35 मीटर होगी, 40 होगी या 45 होगी? 33 में का जो आंसर होगा वो होगा आपका सी, 40 मीटर की दूरी होगी। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है 110 मीटर बाधा दौड़ में पहली बाधा की आरंभ रेखा से कितनी दूरी होती है? 110 मीटर बाधा दौड़ में पहली बाधा से आरंभ रेखा की कितनी दूरी होती है? 9.14 मीटर, 12.72 मीटर, 13.72 मीटर या 14.72 मीटर? तो 34 में का जो होगा वो होगा सी वाला, 13.72 मीटर होती है, 13.72 मीटर 110 मीटर बाधा दौड़ में पहली बाधा की प्रारंभ रेखा से दूरी। अगला देखिए, अगला है 110 मीटर बाधा दौड़ में अंतिम बाधा की अंतिम रेखा से कितनी दूरी होती है? तो 7.14 मीटर होती है, 8.16 मीटर या 12.72 या 14.04 मीटर? 35 में का जो आंसर होगा वो होता है आपका डी, 14.02 मीटर। ठीक। निम्नलिखित में से डेकाथलॉन की कौन सी स्पर्धा प्रथम दिन नहीं होती? निम्नलिखित में से डेकाथलॉन की कौन सी स्पर्धा प्रथम दिन नहीं होती है? तो 100 मीटर की दौड़ की होती है, लंबी कूद की, या गोला फेंक की, या भाला फेंक की? निम्नलिखित में से डेकाथलॉन में कौन सी स्पर्धा प्रथम दिन नहीं होती है? कौन सी नहीं होगी? लंबी कूद, गोला फेंक, भाला फेंक? तो 36 का जो आंसर होगा कौन सा होगा? भाला फेंक जो है वो दूसरे दिन की स्पर्धा होती, पहले दिन ये नहीं होती। पहले दिन 100 मीटर होगा, लंबी कूद होगी और गोला फेंक होता है। ठीक है। और डेकाथलॉन में पहला कौन सा होगा? 100 मीटर होता है, फिर लंबी कूद होती है, फिर गोला फेंक होता है, फिर ऊंची कूद होती है और फिर 400 मीटर दौड़ होती है इसमें। ठीक है। तो भाला फेंक जो है वो आपका दूसरे दिन का इवेंट्स है। अब डेकाथलॉन और हेप्टाथलॉन प्रतियोगिता कितने दिन तक चलती है? डेकाथलॉन और हेप्टाथलॉन प्रतियोगिता कितने दिन तक चलती है? 2 दिन तक, 4 दिन तक, 5 दिन तक या 3 दिन तक? तो ये प्रतियोगिता जो है वो 2 दिन तक चलती है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है डेकाथलॉन में 2 दिन तक कितनी स्पर्धाओं का आयोजन किया जाता है? क्या है आपका? डेकाथलॉन में 2 दिन तक कितनी स्पर्धाओं का आयोजन किया जाता है? 5 का, 7 का, 8 का या 10 का? तो डेकाथलॉन में 2 दिन तक जो प्रतियोगिता होती हैं वो कितनी होती हैं? 10 स्पर्धाओं का आयोजन किया जाता है। और ये भी पूछ लिया जाता है कि डेकाथलॉन किससे संबंधित है? तो ये है आपका मेल से संबंधित, यानी पुरुषों से संबंधित है। ठीक है। हेप्टाथलॉन पूछा जाएगा तो महिलाओं से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखिए, हेप्टाथलॉन में 2 दिन तक कितनी स्पर्धाओं का आयोजन होता है? अब हेप्टाथलॉन की बात अगर ये होता है महिलाओं का, कितना होता है? मेल का, वो फीमेल का किसका होता है? ये फीमेल का होता है। तो कितनी स्पर्धाएं होती हैं 2 दिन तक? इसमें 5 होती हैं, 8, 7 या 14? तो इसमें प्रतियोगिताओं की जो संख्या होती है वो होती है आपकी 7 प्रतियोगिताएं होती हैं 2 दिन में। गोला फेंक के वृत्त का कितना होता है? गोला फेंक में वृत्त का व्यास कितना होता है? 1.063 मीटर, 2.135 मीटर, 2.50 मीटर या 1.94 मीटर? 40 का आपका क्वेश्चन पूछा जा रहा है। 40 का कितना होगा? तो 40 का जो क्वेश्चन होगा, इसमें गोला फेंक की बात हो रही है, 40 का होगा आपका 2.135 मीटर जो है वृत्त का व्यास होता है, जिससे क्या है गोला फेंका जाता है। ठीक, ये इसके व्यास की बात हो रही है इसका। ठीक है। अगला देखिए, अगला है पुरुषों द्वारा फेंके जाने वाले गोला का वजन कितना होता है? पुरुषों के लिए गोले का वजन कितना होगा? 4 किलोग्राम, 5 किलोग्राम, 6.35 किलोग्राम या 7.26 किलोग्राम? तो पुरुषों के लिए जो वजन होगा गोले का वो होता है 7.26 किलोग्राम।
महिलाओं के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले गोले का भार कितना होता है? महिलाओं के लिए जो गोले का प्रयोग किया जा रहा है उसका वजन कितना होता है? 4 किग्रा होगा, 5 किग्रा होगा, 6.35 किग्रा होगा या 4.5 किग्रा होगा? तो 42 का जो आंसर होगा वो होता है आपका ए वाला। 4 किलोग्राम होता है महिलाओं के लिए गोले का वजन। अगला क्वेश्चन है, गोला फेंक क्षेत्र का कोण कितना होता है? गोला फेंक के कोण की बात हो रही, कितना होता है? ठीक है, कितना होगा गोला फेंक का कोण? कितनी डिग्री का होता है? गोला फेंक का कोण की बात हो रही है, तो गोला फेंक का जो कोण होता है वो कितना होगा? 35 होगा, 40 होगा, 45 या 50? तो इसमें कोई सा भी सही नहीं है। इसका जो होगा वो आप एक विकल्प इसमें बना सकते हैं। कितना होता है? 34.92 डिग्री। 34.92 डिग्री का इसका कोण होता है। ठीक है, अगला देखिए, अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा गोला फेंकने का स्टाइल नहीं है? गोला फेंकने का स्टाइल एक नहीं है इसमें, वो देखिए कौन सा नहीं है। तो आर्थोडोम्स स्टाइल नहीं है, सेल्स स्टाइल नहीं है, पैरी ओब्राइन स्टाइल नहीं है, डिस्को पोट स्टाइल नहीं है। तो 44 का जो आंसर होगा वो होगा आपका बी वाला, यानी सेल स्टाइल आपकी नहीं है। आर्थोडोम्स स्टाइल भी गोला फेंकने की है, पैरी ओब्राइन भी और डिस्को पोट भी आपकी गोला फेंकने की है। इसका आंसर ये आपका। अगला क्वेश्चन देखिए, चक्का फेंक वृत्त का व्यास कितना होता है? चक्का फेंक वृत्त का व्यास कितना होता है? 2.135 मीटर, 2.50 मीटर, 2.25 मीटर या 2.635 मीटर? तो चक्का फेंक का जो व्यास होगा, वृत्त का व्यास की बात हो रही है 45 की, तो 45 का जो आंसर होगा वो होगा आपका कितना? 2.50। तो चक्के फेंक की अगर वृत्त की व्यास की बात आ जाए तो उसके वृत्त का व्यास होता है 2.5 मीटर, 2.50 मीटर। अगला क्वेश्चन देखिए 46वां, पुरुषों के लिए चक्के का न्यूनतम वजन कितना होता है? पुरुषों के लिए चक्के का न्यूनतम वजन कितना होगा? 1 किलोग्राम, 2 किलोग्राम, 3 किलोग्राम या 4 किलोग्राम? 46 का जो आंसर होगा वो होगा बी, यानी 2 किलोग्राम होता है पुरुषों के लिए चक्के का वजन। महिलाओं के लिए चक्के का वजन कितना होता है? महिलाओं के लिए चक्के का वजन कितना होगा? 1 किग्रा, 1.5 किग्रा, 2 किग्रा या 2.5 किग्रा? तो महिलाओं के लिए चक्के का जो वजन होता है वो महिलाओं के लिए कितना होगा? 1 किलोग्राम होता है। कितना? 1 किलोग्राम। 47 का ए सही होगा आपका। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है, पुरुषों एवं महिलाओं के लिए चक्के का व्यास क्रमशः होता है। चक्के के व्यास की बात आ रही है, किसकी बात आ रही है? चक्के का व्यास कितना होता है महिला और पुरुषों के लिए? ए विकल्प दिया है 219 से 221 मिमी और 180 से 182 मिमी, 216 से 219 मिमी और 178 से 180 मिमी, 217 से 220 मिमी और 176 से 178.5 मिमी, या 218.5 से 220.5 मिमी से 179.5 से 181.5 मिमी। तो 48 का जो आंसर होगा कौन सा होगा इसमें? ए सही होगा, बी, सी या डी? तो 48 में आंसर होगा पहला वाला सही। कितना होगा? पहला। 219 से 221 मिमी से 180 से 182 मिमी आपका चक्के का व्यास होता है। अगला देखिए, तार गोले फेंकने वाले क्षेत्र का व्यास कितना होता है? तार गोला फेंकने का कितना होता है? तार गोला फेंकने वाले क्षेत्र का व्यास 2.50 होगा, 2.135 होगा, 2.165 मीटर होगा या 2.70 मीटर होगा? तो 49 का जो आंसर होगा वो होगा कौन सा? 2.135 मीटर। तार गोला फेंकने का 2.135 मीटर। अगला क्वेश्चन देखिए, तार गोले का वजन कितना होता है? तार गोले का वजन के पूछा जा रहा है, कितना होता है? 4 किलोग्राम, 4.5 किलोग्राम, 6.45 या 7.76 किलोग्राम?
तो तार गोले का जो वजन होगा वो पुरुषों के लिए 7.26 किलोग्राम होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, तार गोले की पूरी लंबाई कितनी होती है? तार गोले की पूरी लंबाई कितनी होती है? 117.5 से 121 मिमी, 118.5 से 122 मिमी, 117.5 से 123 मिमी, 120.5 से 124 मिमी। तो तार गोले की पूरी लंबाई पूछी जा रही है, तो उसका जो आंसर होगा वो होगा 117.5 से 121 मिमी होती है तार गोले की पूरी लंबाई। अगला क्वेश्चन है, भाला फेंक क्षेत्र के धावक पथ की चौड़ाई कितनी होती है? भाला फेंक क्षेत्र के धावक पथ की चौड़ाई कितनी होती है? 1.22 मीटर, 1.025 यानी 25 मीटर, 3.25 मीटर या 4 मीटर। तो आपका गोला फेंक क्षेत्र के धावन पथ की चौड़ाई होगी वो 1.22 मीटर होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, भाला फेंक क्षेत्र का धावन पथ कितना लंबा होता है? भाला फेंक क्षेत्र का धावन पथ कितना लंबा होगा? 30 मीटर होगा, 35 मीटर, 36.50 या 38.50। तो भाला फेंक क्षेत्र का जो धावा पथ होता है वो आपका कितना होता है? 36.50 मीटर होता है। ठीक है। अब वो भाला फेंक का जो वर्तमान में अगर देख लीजिए कितना है, 40 मीटर के करीब होता है, 36.5 से 40 मीटर। अगला देखिए, अगला है, पुरुषों एवं महिलाओं के लिए भाले का वजन क्रमशः कितना होता है? पुरुषों महिलाओं के लिए भाले का वजन 500 से लेकर 300 ग्राम, 700 ग्राम से 500 ग्राम, 800 ग्राम से 600 ग्राम या 900 ग्राम से लेकर 700 ग्राम। तो पुरुषों एवं महिलाओं के लिए भाले का जो वजन होगा वो 800 ग्राम से लेकर के 600 ग्राम। 800 ग्राम पुरुषों के लिए, 600 ग्राम महिलाओं के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए 55वां, पुरुषों एवं महिलाओं के लिए भाले की लंबाई क्रमशः कितनी होगी? भाले की लंबाई पूछी जा रही है। तो ये विकल्प में दिया 210 से 222 सेमी और 190 से 200 सेमी। बी में दिया 240 से 250 सेंटीमीटर और 210 से 220 सेंटीमीटर। सी विकल्प दिया है 260 से 270 सेंटीमीटर और 220 से 230 सेंटीमीटर। डी दिया है 270 से 280 सेंटीमीटर, 230 से 240 सेंटीमीटर। तो 55 का जो आंसर होगा 55वें विकल्प का जो आंसर है वो है आपका सी, 260 से 270 सेंटीमीटर से 220 से 230 सेंटीमीटर होता है। किसका होता है? भाले की लंबाई। निम्नलिखित में से कौन भाला फेंकने का स्टाइल नहीं है? पैन ग्रिप स्टाइल, स्पैनिक स्टाइल्स या हार्ड ग्रिप स्टाइल या अमेरिकन ग्रिप स्टाइल। तो 56 का जो आंसर होगा वो होगा बी वाला। ठीक है। पैन ग्रिप स्टाइल, हार्ड ग्रिप स्टाइल और अमेरिकन ग्रिप स्टाइल ये तीनों हैं, लेकिन स्पैनिक स्टाइल ये है गोला फेंकने की, भाला फेंकने की नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, ऊंचे कूद के लिए अवतरण क्षेत्र की लंबाई व चौड़ाई होती है। ऊंचे कूद के लिए अवतरण क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई कितनी होती है? 4x4 मीटर, 5x5 मीटर, 5x4 मीटर या 5x3 मीटर। तो ऊंचे कूद का जो अवतरण की बात हो रही है उसकी चौड़ाई कितनी होगी? मतलब जो ऊंची कूद का जो अवतरण, मतलब जहाँ पर गद्दा बना हुआ होता है उसकी बात हो रही है, उसकी लंबाई चौड़ाई कितनी होगी? तो 57 का जो आंसर होगा कितना होगा? कितना होगा? ऊंची कूद के लिए अवतरण क्षेत्र लंबाई चौड़ाई कितनी होगी? 4x4 मीटर, 5x5 मीटर, 5x4 मीटर या 5x3 मीटर। तो इसकी जो होगी वो कितनी होगी? 5x4 मीटर होती है। कितनी होती है? 5x4 मीटर आपकी होती है ऊंची कूद में लैंडिंग जो क्षेत्र होता है। ठीक है। अगला देखिए, अगला है, ऊंची कूद के लिए धावक पथ सामान्यतः कितना लंबा होता है? धावन पथ की बात हो रही है, ऊंची कूद के लिए धावन पथ कितना होगा? तो धावन पथ की जो लंबाई होगी वो कितनी होती है? 12 से 15 मीटर या 15 से 18 मीटर, 18 से 22 मीटर या 22 से लेकर 25 मीटर। तो ऊंची कूद के लिए धावन पथ सामान्यतः कितना होता है? 15 से लेकर के 20 तक होता है। ठीक है, 15 से लेकर के 20 तक। अब या 15 से 18 या 20। ठीक है।
15 से लेकर के 20 मीटर तक इसका होता है। अगला देखिए, ऊंची कूद के लिए प्रयुक्त क्रॉस बार का वजन कितना होता है। ऊंची कूद के लिए प्रयुक्त क्रॉस बार का वजन कितना होगा? 2 किलोग्राम, 1.5 किलोग्राम, 2.50 किलोग्राम या 3.25 किलोग्राम। तो 59 का जो होगा ऊंची कूद के लिए क्रॉस बार का वजन कितना होगा? तो क्रॉस बार का जो भार होगा वो कितना होता है? 2 किलोग्राम। कितना होता है? 2 किलोग्राम होता है क्रॉस बार का वजन। ठीक है। अगला देखिए, ऊंची कूद के प्रतियोगी को एक कूद के लिए कितना समय दिया जाता है? ऊंचे कूद के प्रतियोगी के लिए एक कूद के लिए जो समय दिया जा रहा है वो कितना दिया जाएगा? ये बता, कितना टाइम दिया जाता है? तो इसमें कितना दिया है आपका? तो इसमें जो समय दिया कितना? 1 मिनट दिया जाएगा, 1.5 मिनट दिया जाएगा, या आपका 2.5 मिनट दिया जाता है, या 3.25 मिनट। तो इसको समय जो दिया जाता है वो 1 मिनट का टाइम दिया जाता है। अगला देखिए, अगला है, इसमें से कौन सी तकनीक ऊंची कूद के लिए नहीं अपनाई गई? ऊंची कूद के लिए तकनीक नहीं है, कौन सी नहीं है? बैक स्विमिंग तकनीक, या स्ट्रेडल तकनीक, फॉरवर्डी तकनीक, या इनमें से कोई नहीं। तो 61 का जो आंसर होगा कौन सा होगा? 61 का आंसर है आपका कौन सा? ए वाला, बैक स्विमिंग तकनीक जो है वो इसकी नहीं है, ये तैराकी की है। ठीक। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है, लंबी कूद के लिए अवतरण क्षेत्र की लंबाई और चौड़ाई कितनी होगी? लंबी कूद के लिए अवतरण क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई कितनी होगी? 8 × 250 मीटर, 8.5 से 3 मीटर, या 9 × 250 मीटर, या 9 × 275 मीटर। तो लंबी कूद के लिए अवतरण क्षेत्र कितना होगा? लंबे कूद के लिए तो लंबे कूद का कितना होगा? 9 × 275। कितना होगा? 9 × 275, 2.75 मीटर जो है वो होता है एरिया आपका, मतलब कूद के लिए। ये जो लैंडिंग एरिया होगा उसकी बात हो रही है। ठीक, इसकी। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है, लंबी कूद के लिए धावक पथ की लंबाई कितनी होती है? लंबी कूद के लिए धावक पथ की लंबाई कितनी होगी? 30 से 35 मीटर, 35 से 40, 40 से 45, या 36 से 40 मीटर। तो लैंडिंग एरिया की बात चल रही है, वो धावक पथ की बात चल रही, कितनी होगी? मान लीजिए लंबी कूद है तो इसकी दूरी पूछी जा रही कितनी होती है। तो इसकी जो दूरी होगी वो होती है कितनी? आपकी धावन पथ होता है 40 से 45 मीटर का। अगला क्वेश्चन देखिए, लंबी कूद में धावन पथ की चौड़ाई कितनी होती है? लंबी कूद में धावन पथ की जो चौड़ाई कितनी? 1 मीटर होगी, 1.22 मीटर, 1.050 मीटर, या 1.75 मीटर। तो लंबी कूद में जो धावन पथ की चौड़ाई होती है वो होती है आपकी 1.22 मीटर। 64 का जो आपका आंसर होगा वो बी होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है, लंबी कूद के लिए टेक ऑफ बोर्ड की लंबाई कितनी होती है? लंबी कूद के लिए टेक ऑफ बोर्ड की लंबाई कितनी होती है? 1.22 मीटर और 20 सेंटीमीटर चौड़ा, और 1.50 मीटर लंबा और 25 सेंटीमीटर चौड़ा, या 1 मीटर लंबा और 20 सेंटीमीटर चौड़ा, 1.50 मीटर लंबा और 15 सेंटीमीटर चौड़ा। तो इसका जो आंसर होगा 65 का वो होगा पहला, 1.22 मीटर लंबा होगा और 20 सेंटीमीटर चौड़ा होगा। ये देखिए, ये इस तरह से इसकी बात हो रही है। तो यहाँ पर जो होगा वो आपका टेका बोर्ड होता है लगा हुआ। ठीक है। तो इस टेका बोर्ड की जो लंबाई इसकी जो चौड़ाई होगी, लाइन की चौड़ाई होगी, धावन पथ की जो चौड़ाई होगी वो इसकी लंबाई हो जाएगी, और ये जो है ये यहाँ पर ये आपकी कितनी हो जाएगी? चौड़ाई हो जाएगी। ठीक है, इसकी लंबाई जो होगी वो चौड़ाई हो जाएगी। तो ये इसका जो होगा 20 सेंटीमीटर होता है। ठीक। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है, लंबी कूद के अवतरण क्षेत्र में कितनी गहराई तक रेत भरी होनी चाहिए? लंबी कूद का जो अवतरण होगा उसमें रेत कितनी मोटी होनी चाहिए? 25 सेंटीमीटर, बी विकल्प दिया है 40, सी दिया 45, डी दिया है 50। तो लंबी कूद का जो एरिया होगा, जैसे मान लीजिए ये एरिया है, तो इसमें जो रेत भरी हुई होगी, इसमें रेत, उस रेत की बात हो रही कितने मोटाई तक होनी, कितनी गहराई कितनी होगी उसकी रेत की? तो उसकी रेत की जो गहराई होगी वो 50 सेंटीमीटर होती है। कितनी होती है?
66 का आंसर होगा डी, 50 सेंटीमीटर गहरी होनी चाहिए रेत। लंबी कूद के लिए प्रमुख 3 तकनीक कौन सी है? लंबी कूद की तकनीक की बात है, हिचकिच स्टाइल, हैंगिंग स्टाइल, पैरी स्टाइल, हिचकिच स्टाइल, हैंगिंग स्टाइल या शेर स्टाइल, पैरी स्टाइल या हेडलिंग स्टाइल, शेर स्टाइल या हेडलिंग स्टाइल, शेर स्टाइल या टोसो स्टाइल। तो 67 का आंसर, 67 का आंसर होगा बी, हिचकिच स्टाइल, हैंगिंग स्टाइल और शेर स्टाइल, ये आपकी तकनीक होती है लंबी कूद की। बांस कूद पोल वाल्ट का अवतरण क्षेत्र कितनी लंबाई चौड़ाई होती है? बांस कूद की बात हो रही है। बांस कूद कितनी होगी? 5 × 3 मीटर, 5 × 4 मीटर, और क्या दिया है आपका 5 × 5 मीटर या 5 × 3 मीटर। पोल वाल्ट के अवतरण क्षेत्र की बात हो रही है, कितनी होगा पोल वाल्ट का अवतरण क्षेत्र? ठीक है, कितना होता है इसमें? तो इसमें जो है 5 × 68 का कौन सा होगा? तो 68 का जो आंसर होगा वो होगा 5 × 5। कितना होता है? 5 × 5 मीटर का होता है। बांस कूद में दोनों खम्भों के बीच की दूरी कितनी होती है? बांस कूद है तो वो दोनों खम्भों के बीच की दूरी कितनी होती है? अगर आप बांस कूद रहे हैं, ठीक, इस तरह से जो होता है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, बांस गड़े हुए होते हैं ये, तो बांस के बीच की दूरी की बात हो रही है, ठीक है, कितनी होगी? तो बांस कूद में दोनों खम्भों के बीच की दूरी कितनी होती है? खम्भों के 4.25 मीटर या 4.37 मीटर, 4.50 मीटर या 5 मीटर। तो इसकी होगी 69 का जो आंसर होगा वो होगा बी वाला, 4.37 मीटर होता है इसका। बांस कूद में बांस क्रॉस बार का अधिकतम वजन कितना होता है? बांस कूद में क्रॉस बार का अधिकतम वजन कितना होता है? बांस कूद की बार हो रही है, तो 2 किलोग्राम होगा, 2.25 किग्रा होगा, या 2.50 किग्रा होगा, या 2.75 किग्रा होगा। तो बांस कूद में बांस द्वारा अधिकतम वजन कितना होता है क्रॉस बार का? तो 70 का जो आंसर होगा कितना होगा आपका? बांस कूद की बात हो रही है तो उसका कितना होगा? 70 का आंसर कौन सा होगा आपका? 2.25 किग्रा होता है इसका वजन। बांस कूद के धावन पथ की लंबाई चौड़ाई कितनी होती है? 40 × 122, 45 × 122, 45 × 122 या 40 × 125 मीटर। तो 71 का जो आंसर होगा कितना होगा? बांस कूद की धावन पथ कितना होता है? तो बांस कूद का जो धावन पथ होगा क्या मीटर का होता है इसमें? इसमें होता है 40 से 122 मीटर होता है, 1.22 मीटर। बांस कूद में बांस पोल की लंबाई कितनी होती है? बांस की लंबाई बात हो रही कितनी होती है? 12 फुट होती है, 13 फुट, 15 फुट या 16 फुट। तो 72 का जो आंसर होगा वो होगा आपका कौन सा? डी वाला, 16 फुट। तिरकूत के अवतरण क्षेत्र की लंबाई व चौड़ाई होती है। तिरकूत के अवतरण क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई कितनी होती है? 6 मीटर × 2 मीटर, 7.5 मीटर से 2.5 मीटर, या 7 मीटर से 2.75 मीटर, या 8.50 मीटर से 2.75 मीटर। त्रिकूट का जो अवतरण क्षेत्र होगा कितना होता है? 73 का आंसर वो होगा 9 × 275 मीटर होता है। तिरपत कूद में टेक ऑफ बोर्ड के से अवतरण लेग कितनी दूरी होती है? 10 मीटर, 11 मीटर, 13 मीटर या 12 मीटर। तो 74 का आंसर कौन सा होगा आपका? सी वाला होगा, 13 मीटर होती है टेक ऑफ बोर्ड।
13 मीटर जो होती है वो होती है आपकी पुरुषों के लिए है। किसके लिए? पुरुषों के लिए। और महिलाओं के लिए अगर पूछ लिया जाए तो 11 मीटर होती है टेका बोर्ड की। ठीक है, टेका बोर्ड की बात हो रही है, तिरपत की। ऐसे इसमें जो कूदा जाएगा तो 13 मीटर या 11 मीटर पहले यहाँ पर होगा महिलाओं पुरुषों के लिए। ठीक है, इसमें अगला देखिए, तिरकूद के 3 चरण कौन से हैं? हाफ स्टेप जंप, हाफ स्टेप आवरण, हाफ स्टेप अवतरण, स्टेप जंप और अवतरण। 75 का जो आंसर होगा वो होगा ए, हाफ स्टेप और जंप। ओलंपिक खेलों में सिंथेटिक ट्रैक प्रथम बार कब इस्तेमाल किया गया था? सिंथेटिक ट्रैक कब इस्तेमाल किया गया था? 1960 मास्को में, वो 1980 मास्को, या बी दिया 1960 रोम, 1968 मैक्सिको, 1992 बार्सिलोना। तो आपका सिंथेटिक ट्रैक की बात आ रही है, तो सिंथेटिक ट्रैक जो उपयोग किया गया है वो 1968 मैक्सिको में इसका प्रारंभ किया गया था। 77 में देखिए, सर्वप्रथम किस धावक को भारतीय सरकार ने पद्म श्री से अलंकृत किया? मिल्खा सिंह को, लिबो पिंटो को, पीटी उषा या राम सिंह को? तो सर्वप्रथम धावक में 77 का कौन सा होगा? मिल्खा सिंह को। सर्वप्रथम धावन पद हैं जिनके लिए पद्म श्री मिला वो मिल्खा सिंह थे। और मिल्खा सिंह को ही क्या है, उड़न सिख भी कहा जाता है। इनको क्या है, उड़न सिख भी कहा जाता है, उड़न सिख। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, किस भारतीय धावक को हेलम पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? राम सिंह को, लिब्बो पिंटो को, पीटी उषा या मिल्खा सिंह? तो 78 का आंसर होगा डी, मिल्खा सिंह को क्या है, हेलेम पुरस्कार भी दिया गया था। प्रथम एशियाई खेल 1951 डबल स्प्रिंग विजेता धावक का नाम क्या है? तो GS रंधावा, लिबो पिंटो, राम सिंह या के रंधावा? तो 79 का जो होगा वो होगा बी, लिबो पिंटो। ठीक है, प्रथम एशियाई खेलों में 1951 डबल स्प्रिंग विजेता धावक कौन है? तो वो है लिबो पिंटो। अगला क्वेश्चन है, अभी तक न टूटने वाला राष्ट्रीय रिकॉर्ड कितने के नाम है? लिबो पिंटो 200, मिल्खा सिंह 200 मीटर, पीटी उषा 400 मीटर या राम सिंह 800 मीटर? तो 80 का आंसर कौन सा होगा? 80 का होगा आपका मिल्खा सिंह 200 मीटर। अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम धावक कौन है? अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाला कौन है? लिबो पिंटो, मिल्खा सिंह, GS रंधावा या राम सिंह? 81 का जो आंसर होगा GF रंधावा। अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम धावक पद है जो GF रंधावा। प्रथम ओलंपिक में 100 मीटर और 200 मीटर से स्प्रिंग जीतने वाला खिलाड़ी? आर्ची हॉर्न, लिबो पिंटो, नाबार्ड प्रचंड या रे एवरी? तो 82 का जो आंसर होगा वो होगा ए वाला, आर्ची हॉर्न। अगला क्वेश्चन है आपका 83वां, लंबी कूद का विश्व रिकॉर्ड 29 फुट आपका और 2.5 इंच किसके नाम? बाबा बीमान के, मार्कल पावेल के, कार्ल लुईस या DTC योजना का? 83 का जो आंसर होगा वो होगा क्या है, बॉब बीमान के। डेकाथलॉन और पेटाथलॉन दोनों ही स्पर्धाओं को जीतने का श्रेय किस ओलंपिक को है? कौन सा ओलंपिक है ये दोनों जीता है? आल आरहेर, जिम थोर्प, PVS लक्ष्मण या जे बिस्मूलर? तो 84 का जो आंसर होगा वो होगा बी वाला, जिम थोर्पे।
किस एथलीट ने एक दिन में 5 ओलंपिक रिकॉर्ड बनाए? किस एथलीट ने एक दिन में 5 ओलंपिक रिकॉर्ड बनाए? रे एवरी, जैनी ओवेंस, एमिक जैक पोस्ट या जिम थॉर्पे? तो 85 का जो आंसर होगा वो होगा बी, जेरी ओवेंस। ठीक है, जेरी ओवेंस किस देश से संबंध? अमेरिका, रूस, क्यूबा या इंग्लैंड से? तो आपका 86 का जो आंसर होगा वो होगा कौन सा? अमेरिका के हैं। कहाँ के? अमेरिका के हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, 4 मिनट में 1 मील पर बैरियर सर्वप्रथम किसने तोड़ा? 4 मिनट में 1 मील का बैरियर किसने तोड़ा था? केविन यंग ने, माइकल जोहानसन ने, पीटी उषा या रोजर मैडिस्टर? तो 87 का जो आंसर होगा वो होगा आपका डी वाला, रोजर बैमिस्टर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है, बेन जॉनसन जो कि प्रतिबंधित दवाओं का सेवन पाया जाता था, किस देश से संबंधित है? ठीक है, बेन जॉनसन जो कि प्रतिबंधित दवाओं का दोषी पाया जाता है किस देश से संबंधित है? अमेरिका, फ्रांस, कनाडा या जर्मनी? तो 88 का जो आंसर होगा वो होगा आपको कौन सा? सी वाला, कनाडा। एट्टी 89 देखिए, मिल्खा सिंह किस ओलंपिक में कांस्य पदक से चूके थे? 1960 रोम, 1964 टोक्यो, 1968 मैक्सिको, 1980 मॉस्को? तो मिल्खा सिंह जो चूके हैं वो 1960 रोम से, 1960 रोम में वो कांस्य पदक से चूक गए थे। ठीक है, तो 89 का जो आंसर होगा वो है ए वाला। अगला देखिए, बीजिंग ओलंपिक में 100 से 200 मीटर दौड़ में विश्व रिकॉर्ड के साथ स्वर्ण पदक हासिल करने वाले उसेन बोल्ट देश के हैं? अमेरिका, जमैका या क्यूबा या केनिया? तो यह है कहाँ की? जमैका। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है आपका 91वां सियोल ओलंपिक में 100 मीटर 200 मीटर का स्वर्ण पदक लेकर विश्व रिकॉर्ड बनाने वाली महिला कौन सी है? ए दिया है फ्लोरेंस गिफिक जायनर, बी दिया है जैकी जायनर कर्सी या गेल ट्रेडर्स या मारिया जोन्स? तो 91 का जो आंसर होगा वो होगा आपका ए वाला, फ्लोरिक, जिफिंग और जायर। पेटाथलॉन आइटमों में खिलाड़ी कैसे आउट होता है? खिलाड़ी कैसे आउट होगा? 1 फाउल पर, 2 फाउल पर, 3 फाउल पर या 4 फाउल पर? तो 92 का आपका आंसर कौन सा होगा? वो होगा 1 फाउल पर। बी.एस. चौहान किस खेल से संबंध रखते हैं? कुश्ती से, हार्डल दौड़ से, पेटाथलॉन से या डेकाथलॉन से? तो 93 का आंसर कौन सा होगा? डी वाला, डेकाथलॉन से। ओलंपिक के खेलों में डेकाथलॉन को कब शामिल किया गया था? 1912, 1988, 1916 या 1908? ठीक है, ओलंपिक खेलों में डेकाथलॉन को कब शामिल किया गया था? तो वो खेला गया है आपका 1912 में। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है, ओलंपिक खेलों में महिलाओं के लिए मैराथन कब प्रारंभ हुई? 1980, 1984, 1912 या 1956 में? तो आपका क्या है? 95 का जो होगा वो होगा बी, 1984 में जो है महिलाओं के लिए मैराथन में भाग लिया। कार्ल ल्यूइस के प्रशिक्षक का क्या नाम है? टी.एस. स्काइलो या टॉम डालेस या टिक मेनरेसरी या बिन जागरू? कौन सा होगा? ए, बी, सी या डी? कार्ल ल्यूइस के प्रशिक्षक का नाम है तो वो है बी, टॉम डालेस। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन थे वो मैंने करा दिए हैं आपके। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि वह भी इस वीडियो का फ़ायदा उठा सकें। और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन की घंटी दबा दें ताकि आने वाली
और पिछली सारी वीडियो आपको मिल सके। धन्यवाद।